Hello and welcome dear students. Here I have come up with the second part of history chapter 3 of class 10 Seva. The name of the chapter is Anti-British Rising and Peasants Revolts in Assam. Okay. Now पहले पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आई वुड सजेस्ट आप लोग पहले पार्ट देखिए, देन यू कम हियर, अच्छे से समझ में आएगा. क्लियर है? नाउ राइज ऑफ पीसेंट रिवॉल्ट्स इन आसाम. Whenever we say revolts, revolt या revolts जो भी हो, is actually war through or without arms and ammunition. मतलब curtail of domination जिसे हम कहते हैं curtail of domination. अगर कोई आपके ऊपर ऑर्डर कर रहा है और उसका ऑर्डर आपको मंजूर नहीं है, देन यू आर ए रिबेलियन. बात समझ में आ रहा है? सो पीजेंट्स कौन है? द कल्टिवेटर्स. व्हाई पीसेंट रिवोल्ट स्टार्टेड और बिगिन इन असम? देखिए 18 रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरी तरीके से असम में फेल हो चुका था. स्टिल जितने भी असम के लोग थे उनके मन में एक होप आ गया था कि दे कैन एबल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. और मेन कारण अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स का कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इतने सारे रिवोल्ट्स हो गए. पहला कारण तो हो गया कि जितने भी टैक्सेस थे, ऐसा नहीं था कि टैक्सेस फर्स्ट टाइम द पीपल ऑफ असम आर पेइंग. पहले जो भी टैक्सेस थे दैट वाज वेरी लेस ड्यूरिंग द अहोम मोनार्कियल एरा. ठीक है, ड्यूरिंग अहोम मोनार्की. बट द टैक्सेस विच वर लेविड ऑन द पीपल ऑफ असम ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा वाज क्वाइट हाई. पहला कारण. दूसरा कारण हम यह मान सकते हैं कि द टैक्सेस वेयर हैड टू बी पेड इन कैश. यह भी और एक कारण था. ये हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं. ओके, हर किसी में टैक्स लगा दिया गया था. जैसे 1854 से लेकर 100% टैक्स में राइज हो गया. 100% 54 से लेकर 1870 लगभग 16 साल के अंदर 100% राइज इन टैक्स बढ़ा दिया गया. ये कारण है. हर तरीके का टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दिया गया था, इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स. जैसे कि कोई अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज करना है, द पीपल ऑफ असम हु आर यूजिंग फॉर सो मेनी डेज, इतने दिन से, इतने सालों से जो यूज करके आ रहे थे, उसके ऊपर भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था. फॉर फायरवुड कलेक्शन, फॉर बैम्बू कलेक्शन, उनके लिए उनको टैक्स देना है. ग्रेजिंग टैक्स, इवन जो कैटल्स थे उनके, है कि नहीं, फॉर ग्रेजिंग द कैटल्स इन द फील्ड्स एंड मिडोज मतलब वही फील्ड, कैटल फील्ड होता है, उसके लिए भी उन्हें टैक्स देने की जरूरत थी. बात समझ में आ रहा है? तो दीज वेर द मेन रीजन फॉर डिफरेंट पीसेंट रिवोल्ट्स इन असम. एक तो हो गया टैक्स राइज, टैक्स का जो रेट था बहुत ज्यादा था, और टैक्सेस वेयर हैड टू बी पेड इन कैश. ये तीन मुख्य कारण है जिसके वजह से ये पीसेंट रिवोल्ट्स हुए. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट राइज मेल. इन इंग्लिश हम इसे मोटा मोटी कह सकते हैं कि पब्लिक मीटिंग फॉर ए कॉमन कॉज. मीटिंग, राइस मेल. राइस मीन्स पब्लिक. क्लियर? पब्लिक मीटिंग्स. बट ये राइस मेल्स क्यों ऑर्गेनाइज हुए थे? हमें पता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी. बट टिल 1885 या 1891-94 तक there was no political organization in Assam. असम में कोई भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था who could able to talk for the benefits of the peasantry section sorry for the common people of Assam. तो कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं था. ऑल इंडिया लेवल में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो चुका था एंड देयर वे लॉट्स ऑफ एसोसिएशन फॉर्म.
इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो। बट असम में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो, कोई भी ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो इसीलिए ये राइस मिल ऑर्गेनाइज किया जाता था। राइस मिल क्या होता है, बहुत सारे आसपास के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ताकि वो एक कॉमन मुद्दे पर बात कर सके। एंड मोस्टली राइस मिल्स डिड देयर बेस्ट टू मेक पीजेंट्स एंड अदर कॉमन पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस। तो पॉलिटिकली कॉन्शियस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एंड दीज राइस मिल्स वर द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन असम। समझ में आ गया राइस मिल्स क्या होता है। अभी राइस मिल्स में कौन पार्टिसिपेट करते थे, हु वुड पार्टिसिपेट इन द राइस मिल्स, देख लीजिए। गांव बुढ़ा मतलब एक गांव के जो मुखिया है, he used to participate, दलोई गुशाई एंड वर्क अंडर डायरेक्शन। जो भी राइस मिल था उनके डायरेक्शन में ही वो काम होता था। ऐसा नहीं था कि ये राइस मिल वर लिमिटेड टू सिंगल पंचायत और सिंगल विलेज। बहुत सारे विलेजेस के लोग एक साथ इकट्ठा होके जो पब्लिक मीटिंग करते थे, उसी का नाम हम कह सकते हैं कि राइस मिल। अंडरस्टूड? ओके। The rice mills were an intimate part of the Assamese rural life, particularly in solving various problems right from the days of Ahom monarchy down to the British rule. मतलब राइस मिल्स आहोम और Assamese people का एक कॉमन पार्ट ऑफ रूरल लाइफ था। ड्यूरिंग द Ahom monarchical era, means from the Ahom monarchical era to the British rule, कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है रिलेटेड टू द सोसाइटी तो राइस मिल्स के थ्रू उसे सॉल्व किया जाता था। क्लियर है? इट वॉज द राइस मिल्स दैट awakened peasants in various places of जैसे नौगांव, कामरूप, दरोंग against the British policy of exploitation which led to the British local administration being paralyzed। अगर ये राइस मिल ना होते तो इतने सारे peasants रिवॉल्ट भी नहीं होता। क्लियर है? ओके। So we are about to study here the first peasant revolt in Assam, which is known as Phulaguri Dhawa. Which is known as Phulaguri Dhawa. Dhawa means Dhawa. Dhawa is actually means attack. Dhawa क्या होता है? धावा होता है attack. Understood no? Now फुलागुरी धावा क्यों कहा जाता है? देखिए फुलागुरी एक जगह का नाम है जो कहां पर है, नौगांव डिस्ट्रिक्ट। अभी के तो नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो यहां पर क्या हो गया था, क्यों ये फुलागुरी धावा 1861 में हुआ? रीजन, पहले कोई भी ऐसे अगर बैटल या हम कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स की बातें करते हैं तो पहले तो पता होना चाहिए कि क्यों हुआ, क्या हुआ और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। यह चीज आपने अपने आप को पूछना। पहला तो वेयर, कहां पर हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, कहां पर हुआ, वेयर एंड कॉजेस, क्यों हुआ, ये भी हम मान सकते हैं। कैसे हुआ, हाउ, और फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो घटना है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो फुलागुरी एक जगह का नाम है जो नौगांव डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। क्लियर? तो वहां के जो तीवा कम्युनिटी थे, तीवा, तो फुलागुरी में ज्यादातर इनहैबिटेंट्स कौन थे? तीवा कम्युनिटी के लोग। एंड वो लोग क्या करते थे? पॉपी कल्टीवेट करते थे। पॉपी, दे यूज्ड टू कल्टीवेट पॉपी। ठीक है, और ये पॉपी होता क्या है? वन टाइप ऑफ टबेको। टोबैको, क्लियर? इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ टोबैको। तीवा कम्युनिटी के लोग पॉपी कल्टीवेट करते थे। बट देन व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स, ओके, दे बैंड, उन्होंने बैन कर दिया पॉपी कल्टीवेशन, बिकॉज पॉपी कल्टीवेशन को पूरा बैन कर दिया। एंड मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द तीवा कम्युनिटी ऑफ फुलागुरी वाज पॉपी कल्टीवेशन। पॉपी को बेच के ही उन्हें पैसा मिलता था।
पॉपी एक तरीके का टोबैको है, और ब्रिटिशर्स ने पॉपी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, बंद कर दिया था। रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स को ओपियम बेचना था, और ओपियम क्या है, ये भी एक तरीके का टोबैको है जो पॉपी के सीड्स से ही प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पॉपी कल्टीवेशन को बंद कर दिया और तिवा कम्युनिटी के जो सोर्सेस ऑफ इनकम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ताकि वो खुद अपना जो वो खुद बनाते हैं ओपियम उसे बेच पाए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, टैक्सेस। ब्रिटिशर्स ने बोला था कि टैक्स देना पड़ेगा ऑन तामुल एंड पान। असमीज कम्युनिटी में तामुल एंड पान इज वेरी कॉमन। कोई भी अगर आप किसी के घर में जाते हो, दोज हु आर असमीज, आप लोग को तो पता ही होगा कि तामुल एंड पान इज अ मैटर ऑफ गेस्चर, और हर कोई यूज करता है, इवन मेरे घर में भी यूज होता है तामुल एंड पान। उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। बात समझ में आया? तो मेन कॉजेस यही था कि तिवा कम्युनिटी के जो लोग थे पॉपी कल्टीवेट करते थे, एक तरीके का टोबैको है, और यही उनका फॉर कमर्शियल रीजन, वही उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम था। ब्रिटिशर्स ने इसके कल्टीवेशन के ऊपर बैन लगाया ताकि वो खुद अपना ओपियम बेच सके, पहला कारण। दूसरा, तामुल एंड पान के ऊपर टैक्स लगा दिया। अंडरस्टूड? फिर क्या हुआ देखिए, फिर क्या हो गया, जैसे ही तामुल एंड पान के ऊपर टैक्स लगाया गया तो 17 सितंबर 1861 को राइस मिल ऑर्गेनाइज किया गया। 1500 से ज्यादा पीजेंट्स, मोर देन 1500 से ज्यादा पीजेंट्स इकट्ठा हो गए फुलागुरी में, और उन्होंने एक राइस मिल ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, इस राइस मिल में डिसीजन यह लिया गया कि दे वुड सबमिट क्या करेंगे, एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। कहां पर? टू द डीसी ऑफ नौगांव, ताकि ये जो रिमूवल ऑफ द बैन, क्यों डीसी को क्यों करना है, ताकि ये जो पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर बैन लगाया हुआ है इसको विड्रॉ किया जा सके। रिमूवल ऑन द बैन ऑफ पॉपी कल्टीवेशन एंड विड्रॉ, और नॉट टू फिक्स टैक्स ऑन तामुल पान, क्योंकि ब्रिटिशर्स वे ट्राइड टू फिक्स टैक्स ऑन तामुल पान। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से राइस मिल ऑर्गेनाइज हुआ, और वो लोग मेमोरेंडम सबमिट करना चाहते थे। कहां पर? टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ नौगांव। क्लियर? नौगांव के तब डेप्यूटी कमिश्नर थे हार्बर्ट स्कॉन्से। ओके, कौन थे? हार्बर्ट स्कॉन्से। इंस्टेड ऑफ, जैसे ही उन लोगों ने क्या किया, मेमोरेंडम सबमिट किया, इंस्टेड ऑफ शोइंग एनी सिंपैथी टुवर्ड्स द कॉमन पीपल ऑफ असम और कॉमन पीपल ऑफ द फुलागुरी, स्कॉन से बहुत गुस्सा हो गए और उनके साथ मिसबिहेव किए। इसके प्रोटेस्ट में एक राइस मिल ऑर्गेनाइज किया गया था 4 दिनों का, 4 कंसेक्यूटिव डेज, 15 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक 4 दिनों का कंसेक्यूटिव प्लान बनाया गया कि राइस मिल्स होगा। पीपल वुड गैदर हियर इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट। ठीक है, तो 1000 स्ट्रॉन्ग पीजेंट्स हु गैदर्ड 15 अक्टूबर को गैदर हो गया ऑन द फर्स्ट डे, वेयर मोस्टली विद बैम्बू स्टिक्स। उनके पास क्या था? बैम्बू स्टिक्स था। इन द फॉलोइंग डेज नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग्स जो था वो बढ़ गया। 18 अक्टूबर को लगभग 4000 लोग इकट्ठा हो गए, और डेप्यूटी कमिश्नर कौन से जो थे उन्होंने अपना असिस्टेंट कमिश्नर लेफ्टिनेंट सिंगर को भेजा। जब लेफ्टिनेंट सिंगर फुलागुड़ी गए एंड ही स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, तो एक जाति कलिता, मतलब जितने भी पीपल थे उनका एक लीडर था। ठीक है, वो लीडर सामने आए एंड उन्होंने पीजेंट्स का जो डिमांड था, डिमांड क्या था कि रिमूवल ऑफ बैन ऑन पॉपी कल्टीवेशन एंड नॉट टू फिक्स टैक्स ऑन तामुल पान, ये उन्होंने बताया। एज ए रिजल्ट सिंगर बिकेम वेरी एक्साइटेड। ठीक है, ये बात लेफ्टिनेंट सिंगर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो लेफ्टिनेंट सिंगर कौन थे? असिस्टेंट कमिश्नर थे, और कमिश्नर थे स्कॉन्से, हर्बर्ट स्कॉन्से। ओके, फिर क्या हुआ देखिए,
सिंगर बिकेम वेरी एक्साइटेड एट दिस एंड ऑर्डर्ड पीपल टू लीव, लोगों को बोला यहां से आप चले जाइए। मोर ओवर ही ऑल्सो ऑर्डर्ड हिज सिपॉयज, उनके जो सोल्जर्स थे उन्हें ऑर्डर किया गया कि लोगों को यहां से हटाओ और उनके पास जितने भी बैम्बू स्टिक्स है टू स्नैच इट, उनके पास से बैम्बू स्टिक्स सब ले लो। इसी जब गहमा गहमी शुरू हो गई तभी क्या हुआ, एक पीसेंट ने, वन पीसेंट जिसने लेफ्टिनेंट सिंगर के सर पर बैम्बू स्टिक से वार किया जिससे वो नीचे गिर गए। उनको तब जब सिंगर को एक आदमी मार रहा था तब सारे लोग इकट्ठा होकर उसको मारने लगे और एट द स्पॉट सिंगर डाइड और उनका जो बॉडी था उसको कोलोंग रिवर पे फेंक दिया गया। सिंगर, लेफ्टिनेंट सिंगर के जितने भी अदर सोल्जर्स थे दे फ्लड फ्रॉम दिस प्लेस, वहां से वो लोग भाग गए। क्लियर? एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज फुलागुरी धावा। उसके बाद क्या हुआ, फुलागुरी धावा के बाद तो peasants were arrested by the authorities on the charge of the murder of singer। लेफ्टिनेंट सिंगर मार दिया गया था, उसके चार्ज में बहुत सारे peasants को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, thousands were kept imprisoned in temporary jails in Raha and Fulaguri as a result of trial। लखन डेका, सोंगबर लालूंग, रोंगबर डेका, इन सबको डेथ सेंटेंस हुई और बाकी सबको कालापनी या जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वहां पर भेज दिया गया था। क्लियर है? सो दैट इज व्हाट वी नो एज फुलागुरी धावा। नेक्स्ट ये जो फुलागुरी धावा था इसका इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंस क्या इंपॉर्टेंस था? पहला, फर्स्ट, जो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन ऑफ द लालुंग, द तिवा इथनिक कम्युनिटी एंड द कोइबुर्तो विच इज फिशिंग कम्युनिटी इन दिस रिवोल्ट गेव इट ए मास कैरेक्टर। पहले थोड़े लोग आए, बाद में बहुत सारे लोग इकट्ठा आ गए। द एडुकेटेड इलाइट असमीज मिडिल क्लास who were actually exploited by the British land revenue policies, they also supported this। okay, जितने भी मौजादार थे, बिजनेसमैन थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबने इस फुलागुरी धावा को सपोर्ट किया। द देन कमिश्नर ऑफ असम मेजर हेनरी हॉपकिन, उन्होंने एडमिट किया, ओके, कि अगर 50 सोल्जर्स फ्रॉम सेकेंड लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम तेजपुर एंड 80 सोल्जर्स फ्रॉम गुवाहाटी अगर नहीं लाया होता तब इस रिवोल्ट को सप्रेस करना पॉसिबल ही नहीं था। क्लियर है? ओके। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, तामुल पान के ऊपर जो टैक्स था वो नेवर इम्पोज्ड, उसे इम्पोज ही नहीं किया गया, तो ये तो एक फायदा ही हुआ। Second, the Fulaguri revolt was an example of the common people's attempt to free themselves from the clutches of British imperialism। ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया, फुलागुरी धावा इसी का ही रिएक्शन था, ठीक नहीं? द एरिस्टोक्रेटिक क्लास फ्रॉम द अहोम मोनार्की, जो अपना प्रिविलेजेस पावर सब खो चुके थे, उन लोगों ने भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 रिवोल्ट में, they also supported it, they also joined Fulaguri धावा। Fulaguri revolt attracted the attention of every section of the society and the decision of the public of Fulaguri not to pay any revenue can be termed as the beginning of first non-cooperation movement in the hands of Assamese people। तो पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, मतलब द गवर्नमेंट ऑर्डर को नहीं मान के टैक्स नहीं देना है, रेवेन्यू नहीं देना है। क्लियर है? लेटर ऑन महात्मा गांधी ने 1920 में जब उन्होंने शुरू किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सेम मेथड उन्होंने भी अपनाया था। क्लियर है? थर्ड हम बता सकते हैं कि फुलागुरी पीसेंट रिवोल्ट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर द पीसेंट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ असम टू थिंक एंड अबाउट देयर माइजरीज। अपने ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं उसके ऊपर चिंतन करने के लिए भी एक ये क्या था, एक इंस्पिरेशन था फुलागुरी धावा। ठीक है? ऐसे रिजल्ट फ्यू इयर्स लेटर वेरियस पार्ट्स ऑफ असम जैसे दोरोंग डिस्ट्रिक्ट, कामरूप डिस्ट्रिक्ट रेज द बैनर ऑफ सीरीज ऑफ रिवोल्ट। उसके बाद बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए।
तो फुलागरी धावा was the first peasant revolt of Assam against the British imperialism. क्लियर है? अभी हम देखेंगे कि पीसेंट रिवोल्ट्स ऑफ लोअर असम, अभी तो नौगांव की बात कर रहे थे, लोअर असम में भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए। मेन कारण तो वही था कि लैंड रेवेन्यू जो इंक्रीज कर लिया गया था 25 से लेकर 50% तक, मतलब 100% इंक्रीज। पहले 25% था, अभी 50% हो गया, तो पूरा 25% की वृद्धि है कि नहीं। When in 1892 Chief Commissioner of Assam Sir William Ward increased the land revenue by 100%, पूरा 100% ही कर दिया, and arranged strict measures for collection, peasants lost control over their passions, और उसी के वजह से बहुत सारे कंसिक्वेंट क्या हो गया, रिवॉल्ट्स हुआ। दिसंबर 1893 टू बी प्रिसाइज केम टू बी नोन एज असम रायट, उसे असम रायट भी कहा जाता है। पीसेंट रिवोल्ट्स ऑफ लोंगिया, लछीमा इन कामरूप, पथारुघाट, रन ऑफ पथरुघाट हम लोग पढ़ेंगे, रोंगिया रिवोल्ट भी पढ़ेंगे, लछीमा रिवोल्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। मेन कारण वही था कि टैक्स इतना ज्यादा नहीं देना है, ब्रिटिश की गुलामी नहीं करना है। ये जो लोअर असम असमीज पीपल का जो रिवोल्ट था, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही नहीं था, मरारी जो महाजन्स थे उनके खिलाफ भी था, क्योंकि उनको यह लगता था कि ये मरवारी महाजन्स के वजह से ही उनको ज्यादा टैक्स देने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मारवाड़ी महाजन्स जो है वो क्या करते हैं, उनका लैंड मॉर्गेज करके उनको कैश में लोन देते थे। क्लियर? अभी पढ़ेंगे पीसेंट रिवोल्ट ऑफ रोंगिया। 24 December 1893 peasant revolt began with the looting of and vandalizing रोंगिया हाट। रोंगिया बाजार को लूट लिया गया था 24 दिसंबर 1893 को। 30th December hundreds of peasants from and around रोंगिया region, उन्होंने जो तहसीलदार था रंगिया का और तामुलपुर का, क्या नाम था, राधानाथ बड़ुआ, ठीक है, destroyed shops, houses etc of रोंगिया हाट, सब कुछ उनको तो ह्यूमिलेट किया, और जो तहसीलदार को तो ह्यूमिलेट किया गया, और जितनी भी शॉप्स दुकानें थी सबको जला दिया गया। रोंगिया हाट ऑल्सो लूटेड द लैंड मॉर्गेज पेपर्स ऑफ द पीजेंट्स फ्रॉम द इंटरेस्ट मॉन्गरिंग मरवारी महाजन्स, और मरवारी महाजन्स के पास जितने भी लैंड पेपर्स थे, जिनको लैंड को मॉर्गेज देने के बाद ही जिनको उन्हें पैसा मिला था पीजेंट्स को, सारे उन्होंने लूट लिया। The peasants felt that the presence of Marwaris had also led to the increase in the land revenue. Marwaris थे इसीलिए लैंड रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही थी। गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एसपी को भेजा, ठीक है, बट द सुपरिंटेंडेंट रिले, एसपी कौन थे, रिले, कुड नॉट मास्टर द करेज, उनको ये साहस ही नहीं आ रहा था टू अरेस्ट द पीजेंट लीडर्स बिकॉज द प्रोटेस्टर्स वेर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो उन लोगों को पहले से पता था कि जो फुलागुरी धावा था दैट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, और अभी जो लोग लड़ रहे थे दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड राइज मीन्स। क्लियर है? 8 जनवरी 1894 को पुलिस अरेस्टेड 15 पीजेंट्स फ्रॉम द राइस मिल, 15 पीजेंट्स को अरेस्ट किया गया, which had been called to discuss how they would place their problems and miseries before the DC. 10 जनवरी 3000 पेजेंट्स इकट्ठा हो गए, कहां पर, मोजा, इकट्ठा हो गए, और उन्होंने डिमांड किया, ठीक है, क्या डिमांड किया, रोंगिया पुलिस स्टेशन के उधर इकट्ठा हो गए। When the DC McCabe ordered them to leave, बोला कि यहां से चले जाइए, they refused by budging, उन्होंने बोला नहीं जाएंगे। इवनिंग होते होते peasants began to move closer to the police station, ठीक है, hoping that the DC might give them some notice regarding reduction of land revenue. They also began to demand कि जिन peasants को अरेस्ट कर लिया गया था उनको छोड़ दिया जाए, उनका ये एसोसिएट्स थे। When the DC asked for a peasant representative to discuss the issue, the peasants shouted in a chorus that they would not pay the revenue at an increased rate, मतलब वो टैक्स इंक्रीज रेट में नहीं देंगे, ठीक है। 10 जनवरी को क्या हुआ
कि मेकिव ऑर्डर थ्रू ए नोटिफिकेशन, क्या बोला कि henceforth नो पब्लिक मीटिंग्स विल बी अलाउड, पब्लिक मीटिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। और जितने भी पीजेंट्स थे जिन लोगों ने रिवोल्ट किया था, उनमें से ही बहुत सारे लोगों को क्या किया, पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की नौकरी लगा दिया। ब्रिटिशर्स ने इधर चाल चल, मतलब जो पीजेंट्स थे उनमें से ही अगर नौकरी दे दिया तो वो लोग जितने भी रिवेलियन थे जो पीजेंट्स थे उनको समझाएंगे, और ये काम भी कर गया। 90,000 टोटल रेवेन्यू कलेक्शन करना था, 60,000 पहले ही चरण में कलेक्ट होगी, ठीक है। इवन देन द रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कुड नॉट स्टॉप द पीजेंट्स फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स, बट ये जो राइस मिल्स या पब्लिक मीटिंग्स है ये कभी बंद नहीं हो पाए। पीजेंट्स इन नालवारी, बारामा, बाजोली एटसेट्रा कंटिन्यूड एज एक्टिव एज अर्ली, पहले जैसे एक्टिव था अभी भी चल रहा था, एंड दे डिड देयर बेस्ट टू सेट अप ऑल हार्डल्स फॉर द गवर्नमेंट इन रेवेन्यू कलेक्शन। मेन कारण तो वही था कि रेवेन्यू नहीं देना है एट एन इंक्रीज्ड रेट, ठीक है। ये था पीजेंट रिवोल्ट ऑफ रोंगिया। मेन क्या है कि रोंगिया बाजार को जला दिया गया, जितने भी मरवारी महाजन थे उनके दुकान लूट लिया गया, ठीक है। और जितने भी मतलब मरवारी महाजन के पास पीजेंट्स का जितने भी दस्तावेज थे, जमीन के पेपर्स थे, उन सबको लूट लिया उन्होंने। और उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए डीसी ने एसपी को बेचा, पर एसपी का साहस ही नहीं हुआ कि सबको वो कर सके, इसलिए लगभग 1894 में 15 पीजेंट्स राइस मिल से अरेस्ट किया गया। बाद में 3000 पीजेंट्स इकट्ठा होकर लैंड रेवेन्यू को रिडक्शन करने की मांग करने लगे, और जो 15 पीजेंट्स अरेस्ट किया गया था उनको छोड़ने की मांग करने लगे। और ब्रिटिशर्स ने इसी पॉलिसी को सप्रेस करने के लिए पीजेंट्स में से ही कुछ लोगों को पुलिस में नौकरी दे दी, और इससे फायदा भी हुआ। बट इन द कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं फायदा हुआ कि 90,000 रेवेन्यू कलेक्शन था, 60,000 कलेक्ट हो गए एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। बट ये ब्रिटिश का जितना भी सप्रेसिव पॉलिसी था, दे कुड नॉट एबल टू स्टॉप द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइस मिल्स, वो कंटिन्यू होता रहा एज एक्टिव एज अर्ली। क्लियर है? मूविंग अहेड नाउ, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट रिवोल्ट्स ऑफ लछीमा। ओके, ये हो गया। तो बहुत सारे रोंगिया रिवोल्ट के बाद, ठीक है, इन एडिशन फॉर बेटर कम्युनिकेशन, बाजोली रीजन में एक लछीमा बोल के एक जगह था, चौकुटी, पानगांव, सार्थेवारी, पाथरकुची, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड, राइस मिल्स में पार्टिसिपेट करने लगे। और उन सबको पता था कि ये जो रोंगिया रिवोल्ट हुआ था उसके बाद ये लछीमा का रिवोल्ट था। द लार्जेस्ट राइस मिल्स इन द एंटायर रीजन वाज हेल्ड इन पानगांव, सपुरी। इन दिस असेंबली क्या हुआ कि पीजेंट्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, जैसे रोंगिया हो गया, नलबारी, धरमपुर, बाजोली ऑफ नॉर्थ कमरूप, सब आए एक साथ राइस मिल में पार्टिसिपेट किया। 24 जनवरी 1894 when Dashuram Chaudhary, the Mojadar of Kapla village near Lachima Sarukheti Moja, and his Mondal Holiram Mishra went out to collect revenue। मतलब वही लछीमा जो है, एक तो हो गया मोजादार, ठीक है, जिनका नाम था दशुराम चौधरी, और दूसरे हो गए मंडल जिनका नाम था होलीराम मिश्रा। जब वो गए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जो पीजेंट्स सबने मिलकर उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा। कुछ दिन बाद मोजादार डाइट, वो लोग मरी गए। अराइविंग एट द सीन, सर्कल ऑफिसर ऑफ बरपेटा जो थे माधव चंद्र बोरदलोई, उन्होंने 75% जो पीजेंट सेक्शन से थे उनको अरेस्ट कर लिया। कहां पर? और लछीमा में रखा। About 3,000 people surrounded the rest camp and threatened, उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों ने हमारे जिन लोगों को अरेस्ट किया नहीं छोड़ा तो हम ये पुलिस स्टेशन ही जला देंगे पूरा। नेक्स्ट डे डेप्यूटी कमिश्नर मैकेव arrived there with about 30 policemen and soldiers from the गोरखा रेजिमेंट। पता है गोरखा रेजिमेंट कितने खतरनाक होते हैं। He arrested, फिर 59 रिबल पीजेंट्स को अरेस्ट किया गया और उन्हें टेम्पररी जेल में लॉक कर दिया गया। धीरे धीरे नंबर ऑफ जो प्रोटेस्टर्स थे वो बढ़ते गए।
25 में 6000 पीपल उन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट साइन किया और उन्होंने डिमांड किया डीसी से कि जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उन्हें रिलीज किया जाए। इंस्टेड बाय अप्लाइंग फोर्स ही चेस्ड विद द क्राउड। लेकिन डेप्यूटी कमिश्नर ने कोई सिंपैथी शो नहीं किया, उन्होंने क्राउड को भगाया। Among these arrested were many leaders, जैसे गुशाई दोलोई हो गया। These people were tied to the yoke like bullocks। बहुत पनिशमेंट्स दिया गया उनको। Paraded before the public as a lesson, मतलब गाय के साथ या बुलक सांड के साथ बांध के उनको पैरेड कराया गया ताकि लोगों को लेसन मिल सके, ताकि भविष्य में कोई भी ये काम ना कर सके कि कोई टैक्स कलेक्शन करने के लिए गया है और उन्हें ही पीट दिया जाए। 16 people were given various kinds of punishments, ठीक है, for committing the crime of organizing peasants revolt in Lachima and assaulting Haliram Mishra Mandal। assault जो किया था उन्होंने मार दिया था ना। Later on the orders of Calcutta High Court, the punishment sentenced for these people थोड़ा कम हो गया। okay, so that was the revolt। इसे पूरी तरीके से रिवोल्ट तो नहीं कह सकते, ओके, पूरा फाइट तो नहीं था, लेकिन हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये आवाज तो थी। इसीलिए जो लोग हो गया दशुराम चौधरी हो गया, जो कौन थे, मौजादार थे, और होलीराम मिश्रा कौन थे, मंडल थे, जब वो टैक्स कलेक्ट करने गए उनको ही पीट दिया गया। और बाद में सर्कल ऑफिसर ने अरेस्ट तो किया, उसके बाद कमिश्नर ने भी अरेस्ट किया, लेकिन उन्होंने रिवोल्ट के खिलाफ क्या किया है, इस अरेस्ट के खिलाफ उन्होंने मेमोरेंडम भी दाखिल की। लगभग 6000 लोगों ने साइन करके दिया कि इन्हें छोड़ दिया जाए। ओके, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज नोन एज पीजेंट रिवोल्ट ऑफ पथरुघाट, ठीक है, या फिर रन ऑफ पथरुघाट भी बोलते हैं, रन या फिर वार। इट इज एक्चुअली नॉट रन या वार बोल सकते हैं। ये जो पथरुघाट प्लेस है कहां पर है, मंगोलदोई सर्कल डोरोंग डिस्ट्रिक्ट में है। 1894 में ही हुआ था। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हुआ कि 1894 में लगभग राइस मिल ऑर्गेनाइज करना शुरू हो गया था। कारण वही था, टू अपोज द इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू एज वेल एज इट्स कलेक्शन। उसका कलेक्शन और लैंड रेवेन्यू का जो इंक्रीज रेट था उसके खिलाफ था। पीजेंट्स कहां कहां से इकट्ठा हो गए थे राइस मिल के लिए, कालीगांव, मंगोलदोई, सिपाझार, ठीक नहीं, और कहां पर इकट्ठा हो गए थे, पथरुघाट तहसील। ओके, आफ्टर होल्डिंग सच पब्लिक असेंबलीज इन देयर ओन एरियाज द पीजेंट्स वेयर प्लानिंग, उन्होंने प्लान किया एक ह्यूज पब्लिक असेंबली या पब्लिक गैदरिंग की। कब से कब तक, 26 से 28 जनवरी 1894। कहां पर होगा वो, पथरुघाट में। और ये न्यूज तहसीलदार के पास चला गया, ठीक है, तहसीलदार से गया सर्कल ऑफिसर के पास, और सर्कल ऑफिसर से गया डीसी के पास। और डीसी तब कौन थे, जेडी एंडरसन। अबाउट दिस प्रपोज्ड राइजमेंट, तहसीलदार को पहले पता चला, तहसीलदार ने रिपोर्ट किया सर्कल ऑफिसर को, सर्कल ऑफिसर ने रिपोर्ट कर दिया डीसी को, डेप्यूटी कमिश्नर। और इन ऑर्डर टू स्टॉप सच ह्यूज पब्लिक गैदरिंग, जेडी एंडरसन along with force comprising of police and military personnel and the police superintendent, पुलिस के एसपी भी आ गए थे, जेबी बैरिंगटन, अराइव्ड इन पथरुघाट। कब आए, 27 जनवरी, ठीक है। और कब से कब तक था ये होने का चांसेस था, राइजमेल 26 से 28 जनवरी। कहां पर, पथरुघाट। ओके, और ये पथरुघाट कहां पर है, मंगोलदो एरिया, दोरोंग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज पेजेंट्स, जिन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि रेवेन्यू नहीं देंगे, उनका प्रॉपर्टी को ही सीज कर लिया गया। पहला, द इंफ्यूरिएटिव प्रेजेंट्स एंड अबाउट 200 ऑफ देम सराउंडेड बैरिंगटन हु हैड गन फॉर द रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। 200 लोगों ने बैरिंगटन जो एसपी थे उनको मतलब घेर लिया, पर वो किसी तरीके से बच गए और वो कैंप पर आ गए, रेस्ट कैंप में आ गए, ठीक है। कुछ घंटे बाद करीब करीब 2000 लोग उस रेस्ट कैंप पे टुवर्ड्स द रेस्ट कैंप मार्च करने लगे, और सबके पास स्टिक्स था। जब वो पीजेंट्स रेस्ट के कैंप की तरफ आए तो जेबी एंडरसन
जो कौन थे, डीसी थे, एडवाइस देम टू गो होम एज सुन एज पॉसिबल। बोला कि आप लोग घर चले जाइए, बट उन लोगों ने दे डिड नॉट मूव, उन्होंने मूव नहीं किया। एट दिस द डेप्यूटी कमिश्नर ऑर्डर्ड द पुलिस एसपी को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, टू डिस्पर्स द पीजेंट्स बाय यूजिंग फोर्स, उनको यहां से हटाइए अगर जरूरत पड़ी तो। फॉलोइंग दिस ऑर्डर व्हेन द पुलिस डिपार्टमेंट ट्राइड टू फोर्सफुली चेज अवे द पीजेंट्स, दे रिटेलिएटेड, उन्होंने ही, अगर कोई किसी को भगाने की कोशिश कर रहा है, उनके पास लाठी है, तो डेफिनेटली दे विल आल्सो अटैक, तो उन्होंने रिटेलिएट किया बाय ब्रांडिशिंग देयर स्टिक्स, हर्लिंग स्टोन्स, पीवल्स एंड मूव्ड इन क्लोजर, उन्होंने पत्थर चलाने शुरू किए और स्टिक से मारना शुरू किया। बहुत सारे स्टिक्स आते गए, जितने भी ऑफिशियल्स थे या पुलिस पर्सनल थे, इवन दे कुड नॉट एबल टू ओपन देयर आईज, आंखें खोल नहीं खोली। और इसी केस में अंडर सच कमीशन डीसी एसपी को ऑर्डर दिया कि फायर ओपन करो, मतलब गोली चलाओ। अनऑफिशियल नोटिस ये बताता है कि लगभग उस गोली जब चलाया गया था, लगभग जितने लोग मरे थे 140 से 150, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता है कि 15 लोग मरे थे और 37 इंजर्ड हुए थे। डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट हो, वो चाहेगा क्या कि उसके ऊपर ये धब्बा लग जाए कि उन्होंने पब्लिक मीटिंग में पब्लिक को गोली मार दी, ये तो नहीं चाहता ना। इसीलिए रियल रिकॉर्ड नॉर्मली एकदम लो ही दिखाया जाता है, बट एक्चुअल सिचुएशन कुछ अलग होते हैं। क्लियर है? तो पीजेंट रिवोल्ट ऑफ पाथरघाट वाज क्रश्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको क्रश कर दिया विद आयरन हैंड ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिवोल्ट। ठीक है, ऑफिशियल सोर्स के हिसाब से कि 37 प्रेजेंट पीजेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया और फिर उनको खिलाफ केस भी चलाया गया। सर्कल ऑफिसर ऑफ मंगलदोई मिस्टर रैनसम सेटल्ड दीज केसेस, उन्होंने अल-अकलू शेख एक इंपॉर्टेंट नाम है, एंड 6 others were punished and rest were released, बाकी सबको छोड़ दिया और 6 और अकलू शेख को क्या किया कर दिया गया, उनको पनिश किया गया। The peasant revolt of 19th century in Assam were no doubt successfully subjugated by the British government, but the series of revolt started to begin, ये हमें पता चल चुका है। ओके एकदम 1861 से 1894 तक क्रश तो किया था, बट वो चला भी था। 1861 में फुलागुरी धाबा, 1894 में रन ऑफ पथरुघाट। ये जो रन ऑफ पथरुघाट है, अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, पथरुघाट दरंग में, ठीक है, यहां पर 2002 में एक स्मारक बनाया गया, एक मोन्यूमेंट, ठीक है, और हर साल 28 जनवरी को कृषक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृषक शहीद दिवस, ठीक है, तो इससे रिवोल्ट नहीं कर सकते, इट इज एक्चुअली पथरुघाट मसाकर। जैसे जालियनवाला बाग मसाकर हुआ था 1919 में अमृतसर में, इसी तरीके से असम में हुआ था पथरुघाट मसाकर 1894, कि इतने सारे पीजेंट्स को गोली से मार दिया गया था, लगभग 140 से 150। ओके, ये तो थे असम के रिवोल्ट्स। पैरेलली असम के साथ साथ ही इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट अलग रिवोल्ट्स भी चल रहे थे, जैसे जयंतिया 1835 को जयंतिया किंगडम वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, और लास्ट किंग कौन थे, राजेंद्र सिंह। ठीक है, दीवानी राइट्स और फौजदारी राइट्स सब किसके पास था, दीवानी मतलब रेवेन्यू, फौजदारी मतलब टिफत, ठीक है, तो सब किसके पास था, ब्रिटिश के पास। और जितने भी ये जयंतिया लोग थे, पहाड़ी लोग थे, इनको टैक्स के बारे में, टैक्स तो दे यूज्ड टू पे टैक्सेस, बट इतने हाई रेट में और वो भी कैश में, ये कंसेप्ट ही नहीं था उनके पास। देखिए ये लोग कौन थे, पहाड़ी लोग थे, तो पहाड़ी लोग पहाड़ के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते थे, वहां से ही फायरवुड कलेक्शन करना, बैम्बू कलेक्शन करना अपने घर बनाने के लिए, और जो भी कलेक्ट करते थे सबके ऊपर ब्रिटिशर्स ने लगा दिया था टैक्स।
ठीक है, और उसी चीज को वो लोग हैंडल नहीं कर पाए एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट हुम, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द ब्रिटिश इंप्लीमेंटेड हाउस टैक्स, उनको हाउस टैक्स भी देना पड़ा, रेज्ड द जयंतियास रेज्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट बाय रिमूविंग तहसीलदार ऑफ जोवाई, जोवाई का तहसीलदार को रिमूव कर दिया। As soon as the news spread, revolts was declared in जयंतीपुर, फिर मालूगल, जाफलॉन्ग, हर जगह पर क्या हो गया कि रिवोल्ट हो गई, मतलब लड़ाई छिड़ गई, शेरा, हर कोई ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया। और जयंतिया का एक लीडर था जिनका नाम था उकियांग नोंगबा। जब वो डेफिनेटली कोई भी रिवोल्ट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चाहती है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप। और जैसे उकियांग नोंगबा आ गए तब उनका स्ट्रेंथ और बढ़ गया। ऑन 17 जनवरी 1862 द जयंतिया मेड ए सडन अटैक। कहां पर अटैक किया? ब्रिटिश कैंप है इन द जुआई। द रिबेल्स हैड ऑलरेडी ब्लॉक टू रोड्स, दो रोड्स जो जुआई टू कनेक्ट करता था चेरापूंजी और चेरापूंजी टू जयंतीपुर, दोनों को रोड ब्लॉक कर दिया था। The 44th Native Infantry and 33rd Bengal Military Police Forces वो डिप्लॉय कहां था, कहां पर डिप्लॉय था? जुआई में था। ओके, उन्होंने भी छोड़ा नहीं, लोगों को बहुत टॉर्चर किया। इनह्यूमन टॉर्चर्स वेयर देयर। रिबेल्स टू किल्ड मेनी ऑफ देयर ओपोनेंट्स, रिबेल्स ने भी बहुत सारे ओपोनेंट जैसे ब्रिटिश के जो आर्मीज थे उनको मारा। इन द मिस्ट ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू साइड्स, कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ, ठीक है, दोनों साइड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ओके, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंट्रस्टेड द मिलिट्री एंड सिविल अथॉरिटी ऑफ द एंटायर जयंतिया हिल, किसको दे दिया? विद ब्रिगेडियर जनरल ऑफ द ईस्टर्न कमांड जीडी शावर के पास दे दिया। In addition, B.W. Morton was appointed as Deputy Commissioner of the Khasi Jaintia Hills. The continuous attacks from the government side ज्यादा अटैक कर रहा था। डेफिनेटली ये पहाड़ी लोग थे, इनके पास तो इनका सोफिस्टिकेटेड हथियार नहीं होगा, गवर्नमेंट साइड के पास ज्यादा होगा, इसीलिए they could able to crash down the Jaintia revolt, इसीलिए। पर ऐसा नहीं है कि वो लोग लड़े नहीं, जयंतिया लोग भी बहुत लड़े हैं, उन्होंने भी ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल्स को मारा, पर डेफिनेटली उनके पास हथियार ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे, इसीलिए उनको हारना पड़ा। और ब्रिटिशर्स ने तो यह भी ऐलान कर दिया था कि जो लीडर था उकियांग नोंगबा, उसको पकड़ के देगा, हेल्प करेगा, उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो एट लास्ट उकियांग नोंगबा को पकड़ लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स, और इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज क्राउड इन द जुआई, इसको पब्लिक में ही फांसी दे दी गई, ताकि लोगों के अंदर ये डर बैठ जाए और कोई साहस ना करे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करने की, लड़ने की। ठीक है, तो इसी से जयंतिया रिवोल्ट एंड हो गया 1863। ओके, फिर आगे आपका नॉर्थ कछर हिल्स रिवोल्ट। ये शुरू कहा हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ शंभुदान कछारी। शुरू कहा हुआ था, एपी सेंटर था माइबॉम, याद रख लेना। दिस रिवोल्ट वेंट फॉर लगभग 1 साल तक चला था, 1881 से लेकर 82 तक। 80 में क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कुकी फोर्स, 100 कुकी मैन का फोर्स बनाया टू काउंटर अटैक एनसी कछार अंगामी नगास। इन एडिशन एन इंग्लिश ऑफिसर ऑल्सो अपॉइंटेड टू कंट्रोल द ethnic people of this area. These were the reason that led to this revolt under the leadership of शंभुदान कछारी। रीजन क्या था कि 100 कुकी मैन का एक आर्मी बना लिया गया ताकि अंगामी नगास को जो अटैक, उनके ऊपर अटैक किया जा सके, काउंटर अटैक करने के लिए, यही कारण था। ओके, अभी ये नागा और कुकी दोनों एक दूसरे के राइवल थे, तो कुकी को फोर्स में भर्ती कर लिया गया तो डेफिनेटली दे वुड बीट देम, इसीलिए नागास ने रिवोल्ट किया, अंगामी नागास। इन दिस रिवोल्ट द rebels destroyed houses built by the British, burning them down in गुंजंग एक जगह है माइबंग में ही। They killed
ऑर्डरलाइज ऑफ द टू ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया, एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया। आफ्टर दिस द रिबेल सडनली अटैक द गवर्नमेंट फोर्सेस इन माइबो, जो 100 कुकी फोर्स था उसके ऊपर अटैक करने लगा। इन द वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू साइड्स मेनी ऑफ द रिबल्स लॉस्ट देयर लाइव्स। एक थे मेजर बायोट, एक ब्रिटिश ऑफिसर, उनको सीरियसली इंजरी होगी। क्लियर? तो दैट वाज जस्ट, दीज आर जस्ट द फैक्ट ऑफ नॉर्थ कछार रिवोल्ट। ओके, क्या था कि नॉर्थ कछार का रिवोल्ट जो था उसका एपी सेंटर था माइबॉम, और नॉर्थ कछार रिवोल्ट का जो नागा फोर्सेस थे या नागा अंगामी नगाज लोग थे, उनका जो लीडर था उनका नाम था शंभुदान कछाड़ी। नागा के खिलाफ किनको यूज किया ब्रिटिशर्स ने? कुकी रेजिमेंट को यूज किया। ओके, ताकि अंगामी नागाज को अटैक कर सके, काउंटर अटैक कर पाए, इसीलिए ये रिवोल्ट हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया रिवोल्ट ऑफ द नगास। ये देख लेते थोड़ा कि द ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द नगाज ऑल्सो, क्योंकि उनके पास अपना खुद का टेरिटोरी था, तो ब्रिटिश ने उनके टेरिटोरी को हथिया लिया। विंड्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन बिगन टू blow from the very beginning. The Nagas proved their love of independence. वो लोग इंडिपेंडेंट लोग थे। उनको अगर आप बोलोगे कि टैक्स दो, ये आप यूज नहीं कर सकते, फिशिंग करने के लिए टैक्स दो, फायरवुड यूज करने के लिए टैक्स दो, डेफिनेटली दे वुड रिवोल्ट बिकॉज दे आर द फ्रीडम लवर पीपल। क्लियर? तो इन 1878 they killed a British officer, Damnate and his security. Kohmia was blocked by the rebels for several days. This revolt of Angami Nagas was crushed with an iron hand by Colonel Johnson. तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश को हरा सके, पर ब्रिटिश ने भी एकदम विथ आयरन हैंड ये रिवोल्ट ऑफ द नगास को क्रश कर लिया। क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। सो रिवोल्ट ऑफ मणिपुर, रिवोल्ट ऑफ मणिपुर, एक चीज याद रखिए, ये जो मणिपुर है ये एक अलग किंगडम था। ये कभी भी जैसे आसाम 1826 में ही ब्रिटिशर्स के अंडर में आ चुका था, लेकिन ये जो मणिपुर है आसाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं था, अलग किंगडम था। तो क्या हो गया कि मणिपुर में क्या है कि उनका जो खुद का अपने आप ही वो लोग झगड़ा करने लगे। 1890 में क्या हो गया, इंटरनल क्वारल शुरू हो गया कि कौन गद्दी में राजगद्दी पर चढ़ेगा। ठीक है, कौन राजगद्दी पर चढ़ेगा, यही इसी को लेकर क्या हो गया, झगड़ा हो गया। क्लियर है? तो उनके अपने फैमिली जो रॉयल फैमिली था, उनके फैमिली के अंदर ही क्वारल शुरू हो गई, झगड़ा हो गया कि राजा कौन बनेगा। इन दिस स्ट्रगल अमंग द सक्सेसर द चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम इंटरफेयर्ड। आसाम का जो चीफ कमिश्नर थे उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया। टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश, जो क्राउन प्रिंस थे कुलचंद्रा, जो बंदा बनने वाले थे कुलचंद्रा, उन्होंने हटा दिया जो एक्चुअल प्रिंस थे जिनका नाम था डिथ्रोन द किंग शूरचंद्र, उनका नाम था शूरचंद्र, उनको डिथ्रोन कर दिया कुलचंद्रा ने। और क्योंकि कुलचंद्रा को तो सपोर्ट था, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिल रहा था उन्हें, उन्होंने सूर्यचंद्रा, उनके ही घर के ही लोग थे, उसको हटा दिया गया। ठीक है, सेट ऑन द थ्रोन हिमसेल्फ, फिर कुलचंद्रा खुद अपने आप को थ्रोन में मतलब राजा घोषित कर दिया ऑन 21 सितंबर 1890। दो द किंग, देखते, दो द किंग सूर्यचंद्रा अपील्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश, बट ब्रिटिशर्स ने किसे हेल्प किया, कुलचंद्रा को। रीजन ये था कि उन्हें पता था कि कुलचंद्रा उनका ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा मणिपुर पर। देयर आफ्टर ब्रिटिश उन्होंने प्रेशर देना शुरू किया कुलचंद्रा के ऊपर कि उनका जो कमांडर ऑफ इन चीफ, जो सेनापति था वीर टिकंदर जी, उनको हैंड ओवर कर दे ब्रिटिश फोर्स के हाथों में। बट टू बैनिश द पॉपुलर लीडर हु वाज वर्किंग टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द किंगडम, जो टिकंदर जी थे वो अपने मणिपुर के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे थे, और कुलचंद्र को ऑर्डर दिया गया था कि उसे ब्रिटिश के हवाले करो। ठीक है,
was not actually, ये तो एक आसान काम नहीं था, was not an easy task for Kulchandra. When the chief commissioner of Assam, J.W. Quinton and 4 other European officers came to Manipur, वो J.W. Quinton और other officials from British administration जब वो लोग मणिपुर में आए themselves to capture टिकेंद्रजीत. टिकेंद्रजीत कौन था? सेनापति था, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी था. ओके ओके टू कैप्चर टिकेंद्रजीत द फ्रीडम सीकिंग मणिपुरीज किल्ड ऑल ऑफ देम. अभी जितने भी मणिपुरी थे उनको तो फ्रीडम पसंद थी, उन्होंने सबको मार दिया. टू अवेंज दिस इंसिडेंट ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंटिंजेंट भेजा गया ब्रिटिश फोर्स के द्वारा. कहां पर? मणिपुर. ऑन द चार्जेस ऑफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज एंड किलिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स. किसको? ही वाज हैंग्ड. हु वाज हैंग्ड? बी टिकेंद्रजीत वाज हैंग्ड. किंग किलोचंद्र वाज एक्साइल्ड, उसको बाहर कर दिया गया. और एक माइनर मणिपुरी प्रिंस को बिठा दिया गया जिसका नाम क्या था? चूराचंद्र. was declared to be the king in September 1891. Political agent of the British government was given all responsibility. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एजेंट था, पूरा मणिपुर किंगडम को चलाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका था, क्योंकि किंग तो माइनर थे. अभी इसी युद्ध के दौरान किसके साथ युद्ध? टिकेंद्रजीत के साथ युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स का जितने भी लॉस हुआ, मणिपुर हैड टू पे देम ऑल. लगभग 2.5 लाख रुपए. अभी 1891 में 2.5 लाख रुपए आजकल के 25 करोड़ के बराबर हो, उससे भी ज्यादा हो सकता है कि नहीं? तो 2.5 लाख रुपए देना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज ए कंपेंसेशन ऑफ द लॉसेस ड्यूरिंग द रिवोल्ट. उसके बाद इन एडिशन हर साल 50,000 देना पड़ा एनुअली बाय द मणिपुर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन दिस वे ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर द किंगडम ऑफ मणिपुर. ठीक है. सो अगर आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता है तो काइंडली आप लोग इस लेक्चर को शेयर करना, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसे समझ में आ जाए. और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो काइंडली कमेंट करिए एंड आई विल गेट बैक विद दिस टॉपिक. और फर्दर आप लोग कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो कमेंट करना. सो दैट्स इट. गुड बाय.